नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बिंदु के संबंधित चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट जिससे भी संबंधित शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मायने साबित होने वाली है। कैसे? देखिए साथियों, आज हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से आप जानते हो कि ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें 1 या 2 से प्रश्न नहीं आते हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो आपकी परीक्षा में लगभग 1 से 2 ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। हम बहुत ही शानदार तरीके से इस सिद्धांत को क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार मटेरियल मैं आपके लिए लेके आया हूं और समझते हुए चलना है, रटना नहीं है साथियों, समझ कर चलना। और जब आप समझोगे तो बिल्कुल ही बशर्ते आपको ये सिद्धांत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आप जैसे ही आपके मन में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शब्द आता है तो आप समझ जाते हो किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। जी हाँ दोस्तों, सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन इसके जो कंसेप्ट होते हैं, इन कंसेप्टों पर आधारित आजकल सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट में तो 2 प्रश्न लेकर आप यहाँ से चलिए, क्योंकि जो 2 प्रश्न हैं वो कंसेप्ट पर अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानते हैं कि इसके कंसेप्ट कैसे होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इंग्लिश को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1923 में। दोस्तों, इनके सहयोगी बात करें, ये अधिकतर आपको बुकों में नहीं मिलेगा, लेकिन हम जानकारी के लिए बता देते हैं, हालांकि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इनके सहयोगी हैं बोरवेल एवं हेंडल। इन्होंने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सहयोग किया था। चलिए साथियों, नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? एक प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल विकास का एक अत्यंत व्यापक अध्ययन किया। जी हाँ दोस्तों, इनका अत्यंत व्यापक अध्ययन करके इन्होंने 32 पुस्तकों की रचना कर दी। कितनी पुस्तकों की? सोचो 32 पुस्तकों की रचना की थी। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में है कि इन्होंने सन 1923 में अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड में विकासवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, कौन सी पुस्तक थी? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक में इन्होंने विकासवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था और इसी से इन्होंने विकासवादी सिद्धांत भी कहा था। तो दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न निकल करके आता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नाम से? विकासवादी सिद्धांत के नाम से। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाले हम इस वीडियो में आपको, बशर्ते आपको बिल्कुल एकाग्रता के साथ देखना है, समझना है, रटना नहीं है। नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि विकासवादी विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने अपने 3 बच्चे, कितने बच्चे? अपने 3 बच्चों पर और आस पड़ोस के अपने बच्चों पर इनके बाल विकास का क्या किया था साथियों? अध्ययन किया था और इस अध्ययन करके इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था जीन पियाजे के अनुसार। और इन्होंने बताया कि जीन पियाजे के अनुसार जो जैसे जैसे एक बालक में परिपक्वता आती चली जाती है, जैसे जैसे एक बालक में परिपक्व आती चली जाती है और जैसे उसके समझ में विकास होने लग जाता है, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट लाइन है कि जीन पियाजे ने बच्चों के विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत बाल विकास में बालकों की 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया था। जी हाँ दोस्तों, कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया था? 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया था। इसीलिए इसे विकासी अवस्था का सिद्धांत या अवस्थावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी एक इसका उपनाम निकल करके आता है कि जीन पियाजे को और किस नाम से जाना जाता है? तो विकासवादी अवस्था सिद्धांत या विकासी अवस्था का सिद्धांत, तो किसके नाम से जाना जाता है? दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके संप्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, और इसी बिंदु से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं।
आजकल जो प्रश्न जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित आते हैं, कंसेप्ट से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो में बने रहना और वीडियो लाइक अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और साथियों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मटेरियल के साथ हम आपकी तैयारी को करवाना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम डेली आपके लिए ऐसे कंसेप्ट लेकर के आते हैं। और जब दोस्तों ये बिल्कुल पूरा एक चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उससे संबंधित हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी बनती है। तो चलिए साथियों, अभी हम इसके कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो दो कंसेप्ट हैं साथियों, कितने हैं? दो। एक तो है अनुकूलन, दूसरा है संगठन। अनुकूलन को इंग्लिश में एडप्टेशन के नाम से जाने जाते हैं और संगठन को ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि जो संगठन है उसको स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है। अब साथियों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अनुकूलन को भी दो भागों में बांट दिया, एक आत्मसातीकरण और एक समायोजन। आत्मसातीकरण को एसम्बलेशन के नाम से जाना जाता है और समायोजन को एकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम संगठन की ओर देखते हैं तो संगठन में पाते हैं कि इसको भी दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? एक विकेंद्रीकरण जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और दूसरा साम्यधारण, इसे इक्विवेलेशन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन से? एक अनुकूलन और एक संगठन। अनुकूलन को भी दो भागों में बांटा। कौन कौन से? एक आत्मसातीकरण और एक समायोजन। और संगठन को भी दो भागों में बांटा, एक विकेंद्रीकरण और एक साम्यधारण। दोस्तों अभ्यास करना है, हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही चीज़ें हमारे दिमाग में अधिकतर लंबे समय तक रहती हैं। तो अभ्यास हमें करता रहना है, एक दो बार दोहराना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को दोहराएंगे नहीं वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहेगी और हम अधिकतर उसको भूल जाते हैं। तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मित उत्साह और रसरी आवत जात के सिल पर प्रनाथ। तो साथियों यही है कि अभ्यास करते रहना है हमको, बस रुकना नहीं है, हमारी मंजिल तक पहुंचना है। जो हमें लक्ष्य बना रखा है उसको पाना है तो बस पाना है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट हमारे इससे आगे बढ़ते हैं कि जो कंसेप्ट हैं उनके संबंध में देख लेते हैं। दोस्तों अनुकूलन की बात करते हैं हम। अनुकूलन क्या होता है कि जैसे वातावरण के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेना, अर्थात तालमेल बिठा लेना ही क्या है? अनुकूलन। जी हाँ दोस्तों, जैसा वातावरण है उसी वातावरण के अनुसार अगर हम परिवर्तित हो जाते हैं तो वो एक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत अनुकूल कहलाता है। अनुकूलन को दो भागों में बांटा था उन्होंने, एक आत्मसातीकरण और एक समायोजन। जी हाँ दोस्तों, आत्मसातीकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है, इनके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं साथियों। और ये आत्मसातीकरण और समायोजन, इनसे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न कैसे आता है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली प्रक्रिया कहलाती है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाली प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, संगठन, आत्मसातीकरण, विकेंद्रीकरण। तो कौन सी आएगी? आत्मसातीकरण। तो चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। साथियों ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा जो पुराना ज्ञान होता है उस पुराने ज्ञान के आधार पर हम नया ज्ञान जोड़ लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण हो जाएगा। चलिए उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उदाहरण है दोस्तों, जैसे लाल गुलाब के फूल के आधार पर अन्य रंगों के फूल, गुलाब के फूल को भी गुलाब का फूल कहना आत्मसातीकरण है। दोस्तों एक बालक को जब वो लाल गुलाब का फूल हम दिखाते हैं तो अगर वह ऐसा ही अन्य रंग का फूल देखता है तो उसको भी वो क्या कहता है? गुलाब, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान में उसको हमने बता रखा है कि ऐसा जो फूल होता है वो किसका होता है? गुलाब का होता है। तो अगर उसके सामने दूसरा भी ला के रखेंगे हम तो वो भी उसको क्या बताएगा? गुलाब का फूल बताएगा, क्योंकि वह आत्मसातीकरण कर रहा है। एक और उदाहरण की ओर देखते हैं, जैसे उसमें बताया गया है कि काले रंग के कुत्ते को देखकर श्वेत रंग के व लाल रंग के कुत्ते को भी कुत्ता कहना ये आत्मसातीकरण है। दोस्तों जब वो एक कुत्ते को देख लेता है जो काले रंग का कुत्ता होता है, अगर वह उसके सामने लाल रंग का या पीले रंग या सफ़ेद रंग का जो भी आ जाता है तो उसको भी वह कुत्ता कहता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया? आत्मसातीकरण कर लिया। उससे पहले ज्ञान था कि ऐसा होता है, वो क्या होता है? कुत्ता होता है।
तो चलिए साथियों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि हम नोट्स बनाएं तो आप नोट्स भी बना सकते हो। बहुत ही शानदार मटेरियल है साथियों। मैं आपके लिए गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा मैटर है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं समायोजन की ओर। समायोजन क्या होता है साथियों कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, ये शब्द बिल्कुल ध्यान में रखना है साथियों, परिवर्तन या संशोधन, यहाँ कभी बार संशोधन भी निकल करके आता है। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नवीन ज्ञान के साथ तालमेल बैठा लेना ही अर्थात समायोजन कर लेना ही क्या है, समायोजन है। दोस्तों प्रश्न किस प्रकार आता है, मान लीजिए एक बालक है, अपने पुराने ज्ञान के आधार पर परिवर्तन करके, अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नवीन ज्ञान के साथ तालमेल बैठा लेता है। ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? ऑप्शन आ जाएगा आत्मसातीकरण, दूसरा संगठन, तीसरा समायोजन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? समायोजन। टेंशन नहीं लेना साथियों, हम बहुत ही शानदार तरीके से इनके प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल आप वीडियो में नेक्स्ट बने रहना और नेक्स्ट देखते हैं, इसको उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बालक ने एक गुड़हल के फूल को देखा, तो उसे एक ऐसा अनुभव हुआ कि यह भी एक लाल है। जी हाँ दोस्तों, उसको बताया गया था ना कि जो कमल का फूल है वो लाल रंग का था, किंतु ये गुलाब से अलग है। उसने देख लिया कि ये क्या है, गुलाब से अलग है। अतः यह समझ जाता है कि यह गुलाब है, लेकिन उसका पूरा नाम नहीं जानता। लेकिन उसे धीरे धीरे यह पता चल जाता है कि गुड़हल का फूल है। यही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उसके अंतर्गत समायोजन आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि जैसे उसको एक काले रंग का कुत्ता दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जैसे उसको काले रंग का कुत्ता दिखाई देता है और उसी के आधार पर अगर वह एक बिल्ली को देखता है तो वो सोचता है कि यार ये कुत्ता मैंने पहले देखा था, वो साइज में बड़ा था, उसकी 2 आंखें थी, वो तो है, लेकिन बिल्ली क्या है, साइज में छोटी है। तो उसने क्या कर लिया कि जी हाँ, उसने अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन कर लिया और पाया कि ये कुत्ता नहीं, क्या है, बिल्ली है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समायोजन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं संगठन की ओर। दूसरा है संगठन है, और इस संगठन में क्या होता है कि एक बालक होता है, उस बालक में अपने मस्तिष्क में विद्यालय एवं वातावरण से जो भी ज्ञान अर्जित होता है वह संगठन कहलाता है। इसे दोस्तों स्कीमा से भी जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? स्कीमा से। यानी कि स्कीमा क्या होती है कि एक बालक होता है या छोटे छोटे बालक होते हैं, वो अपने मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का एक संप्रदाय स्थापित कर लेते हैं, एक बिंब बना लेते हैं, एक चित्र स्थापित कर लेते हैं, एक संरचना स्थापित कर लेते हैं। एक बिंब में संरचना, एक चित्र, यही क्या एक स्कीमा, स्कीमेटा भी इसको हम बोलते हैं। तो स्कीमा क्या है कि एक छोटे छोटे बालक अपने मस्तिष्क में या अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में जो बिंब में संप्रदाय या संरचना बना लेते हैं, वो क्या नाम से जानी जाती है? स्कीमा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों स्कीमा भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए संगठन के बारे में बात करते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में विद्यालय एवं वातावरण से जो ज्ञान अर्जित होता है वह क्या कहलाता है? संगठन। ये दोस्तों यहाँ लिख रहा है कि ये स्कीमा से संबंधित होता है। और साथियों इसके भी हमने 2 भाग किए थे। कितने भाग किए थे? 2। पहला है विकेंद्रीकरण और दूसरा है साम्यधारण। इसे हम साम्यधारण को संतुलन भी बोलते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं समझ। और दोस्तों आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा शानदार तरीके से। विकेंद्रीकरण अर्जित ज्ञान में स्तर के अनुसार भिन्नता कर लेना, विकेंद्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, हम जो ज्ञान सीख रहे हैं उस सीखे हुए ज्ञान में अपने स्तर के अनुसार भिन्नता कर लेना, यानी कि उनमें अलग अलग करके उनमें पहचान कर लेना, अंतर कर लेना, ही क्या है? विकेंद्रीकरण है। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता का आकार, रंग, पैर आकार, उसके आधार पर एक बिल्ली के रंग, उसका आकार, उसके पैरों के आकार, उसकी आवाज़ आदि के आधार पर भिन्नता धारण करके हम उसमें अलग अलग तरीके से अंतर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कुत्ता होता है, तो कुत्ते की आवाज़ को देख करके और एक बिल्ली की आवाज़ को देख करके हम उसमें विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, उनमें हम भिन्नता कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये विकेंद्रीकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं साम्यधारण की ओर। और साम्यधारण क्या होता है साथियों
कि साम्य धारणा को हम संतुलन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ या विषय वस्तु के बारे में हम अच्छी तरीके से समझ लेना, यानी कि जो चीज़ है उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेना, वो साम्य धारणा कहलाता है। जैसे एक बालक है, एक बालक प्रत्येक परिवर्तन के आधार पर उन वस्तुओं में संतुलन स्थापित कर लेता है, यानी कि अर्थात उनके प्रति विशिष्ट धारणा निर्मित कर लेना ही क्या है दोस्तों, साम्य धारणा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक बच्चा कि ये समझ में आ जाता है कि जो 4 पैर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सभी जीव या पशु होते हैं। उनके मन में ये धारणा बन जाती है, उन मतलब ये समझ लेते हैं कि जो उड़ते हैं वो क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। तो अर्थात ये बिल्कुल माइनरी तौर पर अंतर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंतर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो थे इनके कंसेप्टों में से आधारित यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट लाइन है जो देखते हैं कि जीन पियाजे ने इन संप्रतियों के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वे प्रस्तुत की थी, और इन 4 अवस्थाओं के बारे में भी हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए हम केवल इतना ही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम 4 अवस्थाओं को और पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साथियों इन 4 अवस्थाओं को हम कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए साथियों दोस्तों मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूं कि 4 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। एक तो होती है संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 तक चलती है। तीसरी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 18 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों इन अवस्थाओं के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और दोस्तों आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। साथियों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही मटेरियल हमें मिलता रहे और हम इस प्रकार से आपकी तैयारी सुचारू रूप से जारी करते रहें, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही न्यूज अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों शिक्षा जगत से संबंधित न्यूज आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी आपके सामने हम लेकर के आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही हमारे साथ जो भी कोई न्यूज़ निकल के आती है हम उसको भी अपलोड करेंगे साथियों, और इससे संबंधित जो वीडियो है हम डेली इससे एक चैप्टर से संबंधित क्लियर करते चलेंगे साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।